2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं और ये पूरी लाइन ही लगी हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2-3 शाखें हैं और ये सारी की सारी आपको भरी हुई नज़र आ रही हैं। तो इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इसका रेट बहुत अच्छा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम करेले के ऊपर बात करेंगे और करेले के कुछ सीड्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उनकी प्रोडक्शन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि टनल फार्मिंग के अंदर फ़ायदा है, नए नए तजर्बात करने के अंदर फ़ायदा है, नए नए सीड ट्राई करने के अंदर फ़ायदा है, नए नए तरीक़ों से फसल उगाना, नए नए औकात के अंदर के अगर गर्मी में है तो सर्दी में इसका क्या प्रॉफिट होगा, अगर सर्दी की फसल है तो गर्मी में इसका क्या प्रॉफिट है, अगर लोग आमतौर पे जून के अंदर उसकी प्रोडक्शन ले रहे हैं, मैं अगर अगस्त में ले लूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, लोग अगर जनवरी के अंदर ले रहे हैं, मैं मार्च के अंदर ले लूँ तो उसका क्या फ़ायदा होगा, मार्केट के अंदर किस चीज़ की कब शॉर्टेज होती है। तो इन चीज़ों को मैं बड़े गौर से देखता हूँ और उसके बाद जब मैं उनके मुताबिक अपनी क्रॉप्स को लाने की कोशिश करता हूँ तो मुश्किल होता है लेकिन प्रॉफिट हैरान कुन होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि करेले को आप किस किस वक्त लगा सकते हैं, लगाने का तरीका कौन कौन सा है, किस किस्म के सीड्स आप लोगों को लगाने चाहिए, अपने इलाके का एनालिसिस आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ आइए और फार्म चैनल पे मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप लोग मेरी दाएं साइड पे देखेंगे तो जो करेला लगा हुआ है ये डार्क ग्रीन कलर के अंदर है और मेरी बाएं साइड के ऊपर देखेंगे तो ये जो करेला लगा हुआ है ये लाइट ग्रीन कलर का है। अब बाज़ लोग सोचेंगे कि यार कलर से क्या फ़र्क पड़ता है, तो यकीन करें कि इसका जो 5 kg का बैग होता है इसके सिर्फ कलर की वजह से 100 रुपीज़ बैग पर बैग जो है वो आपको फ़र्क पड़ जाता है। फिर इसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी कम है लेकिन इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। इसकी आप देखें, मतलब आप देखें ना, ये प्लांट है, ये लटका हुआ है यहाँ पे, इसके करेले जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं और ये पूरी लाइन ही लगी हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2-3 शाखें हैं और ये सारी की सारी आपको भरी हुई नज़र आ रही हैं। तो इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इसका रेट बहुत अच्छा है। तो जब भी आप कोई वैरायटी सेलेक्ट करते हैं तो आपको उस वैरायटी के पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए कि क्या वो अपने कलर की वजह से महंगा बिकता है मुझे इसलिए लगाना है, या वो अपनी कलर का कोई मसला नहीं है लेकिन पैदावार की वजह से इतनी ज़्यादा है कि हमारे इलाके में कलर को उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती तो मुझे ये लगानी है। तो ये जो टनल है इसके अंदर अगर आप आएँ, हाँ, तो मैंने दोनों साइडों के ऊपर दोनों वैरायटियाँ लगाई हुई हैं। दाएं साइड के ऊपर ब्लैक है, बाएं साइड के ऊपर ये मतलब इसको लाइट ग्रीन कह लें। उसके बाद इधर तक जितने भी टनल्स हैं आगे वो सारे के सारे लाइट ग्रीन कलर के अंदर आ जाते हैं और इधर वाले जितने भी टनल्स हैं वो सारे के सारे डार्क ग्रीन कलर के अंदर आ जाते हैं। तो वैरायटी सिलेक्शन के अंदर आप लोगों को 2 चीज़ें देखनी होती हैं। हाँ, सबसे पहली चीज़ कि करेला अगर मैं लगा रहा हूँ तो मेरे पास कलर कौन सा इलाके में पसंद किया जाता है, लंबा करेला पसंद किया जाता है या छोटा करेला पसंद किया जाता है। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि अपने इलाके की मंडी को विजिट करें या लोकल दुकानदार से मिलें और उसको पूछें कि किस करेले की बिक्री ज़्यादा है। जिस करेले की बिक्री ज़्यादा हो उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि फिर उसकी पैदावार कितनी है। बाज़ वैरायटीज़ जो सी हैं वो गर्मियों के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, बाज़ वैरायटीज़ मॉडरेट सीज़न के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। जब गर्मी और सर्दी मिक्स होती है तो उसके मुताबिक आपको सेलेक्ट करना है कि आप अपनी पैदावार साल के किस महीने में लाना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक आप वैरायटी सेलेक्ट करें। अगर आपको उसके बारे में इल्म नहीं हो रहा, आप IR फार्म से रब्ता करें, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, आप वो वैरायटी लगाएं, फिर आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने गलत वैरायटी चूज़ कर ली, शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और बाद में फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि आपको साल के किस महीने के अंदर करेला लगाना चाहिए। अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो मैं 2 टाइम के ऊपर करेला लगाना ज़्यादा पसंद करता हूं क्योंकि हमारे यहाँ सरगोदा के अंदर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होती है, खुश्क मौसम होता है। तो अगर आप मार्च अप्रैल के अंदर जाके लगाने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन दरियाओं के किनारों के ऊपर या ऐसे इलाके जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं या ऐसे इलाके जो हमारे पहाड़ी इलाके कहलाते हैं, वहाँ पे आप गर्मियों के किसी भी महीने के अंदर लगाएंगे आपको बहुत अच्छी क्रॉप देखने को मिलेगी। मैं जो लगाता हूँ वो 2 किस्म का करेला होता है। एक वो करेला जिसको हमने टनल के अंदर ही तैयार करके फरवरी के अंदर उसकी प्रोडक्शन लेनी होती है, जैसा कि ये करेला था, तो इसको हम नवंबर के अंदर लगा देते हैं। इसको सिर्फ शॉपर के नीचे भी लगाया जा सकता है, वॉकिंग टनल बना के। लो टनल में इसका कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता, तो वॉकिंग टनल के अंदर सिर्फ शॉपर लगा दें वो भी ठीक है। लेकिन मैंने इस साल क्या किया था, मैंने 1 नवंबर को जब इसको लगाया तो मैंने इसके ऊपर टिशू भी डाला और फिर टिशू के ऊपर फिर मैंने पॉलीथीन भी डाला, जिसकी वजह से इसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी मेंटेन हुई थी। वो टनल के अंदर आप जाते हैं हर वक्त टिप टिप पानी गिर रहा होता है और गीला गीला हर तरफ, वो चक्कर इसमें बिल्कुल भी नहीं था। क्रॉप बहुत हेल्दी रही थी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और नवंबर में लगाना चाहते हैं और प्रोडक्शन लेना चाहते हैं फरवरी एंड या मार्च स्टार्ट के अंदर, तो उस वक्त आपको टिशू और पॉलीथीन का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते अफोर्ड तो सिर्फ पॉलीथीन का इस्तेमाल कर लें, टिशू उस वक्त यूज़ करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है।
दूसरा टाइम ये होता है कि हम लोग जब सितंबर के अंदर खीरा लगाते हैं तो वो खीरा जनवरी के अंदर तकरीबन ख़त्म हो रहा होता है, तो दिसंबर स्टार्ट के अंदर करेले की पनीरी की तैयारी हम शुरू कर देते हैं और दिसंबर एंड के अंदर उसी खीरे के अंदर हम नीचे बेलों को साफ़ करके या बगैर साफ़ किए उसी जाल, उसी वायर, उसी टनल के नीचे, उसी शॉपर के नीचे हम करेला लगा देते हैं। हमारा सिर्फ सीड का खर्चा होता है और वो हमारी जो फसल है वो अप्रैल के स्टार्ट के अंदर प्रोडक्शन के ऊपर आ जाती है। ये जो 2 टाइम है उसके अंदर तो मैं लगाना पसंद करता हूँ। उसके अलावा जो लोग टनल अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग इसको लगाते हैं 15 फरवरी से लेके तकरीबन 30 मार्च तक। उसके बाद जिन इलाकों के अंदर जैसे वादी सूस केसर है या हमारा मानसेरा है, एबटाबाद है, ये से ऊपर वाले इलाके हैं, वहाँ पे मैंने हमेशा मई और जून के अंदर इसको लगवा के देखा और इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। आज़ाद कश्मीर साइड जो सी है वहाँ पे भी कई फार्मर्स मेरे साथ अटैच हैं जो कि तकरीबन मई के अंदर लगाते हैं और उसके बाद जुलाई के अंदर जब पंजाब के करेले की फसल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी होती है तो वहाँ की प्रोडक्शन उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है। तो ये तो वो टाइम है जिसके अंदर आप लगा सकते हैं। एक काफ़ी मुश्किल टाइम लेकिन काफ़ी प्रॉफिटेबल टाइम होता है जुलाई के अंदर करेले की काश्त का। उसके लिए आपको या टिश्यू पर डालना पड़ता है या एंटी इंसेक्टिसाइड डालना पड़ता है 40 दिन के लिए। उसके बाद आपकी क्रॉप जोन सी है वो तकरीबन इस हाइट पे आ जाती है, तकरीबन 5 से 6 फुट की हाइट पे आ जाती है। उसके बाद अगर आप उसको रिमूव कर दें तो वायरस की कोई शिकायत नहीं आ सकती। तो वो बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल टाइम उसको मैं समझता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, हर बंदे के लिए वो करना पॉसिबल नहीं होता। ये वो टाइम है जिसके अंदर आप लोग करेले को सक्सेसफुली उगा सकते हैं। अब अगर मिट्टी की बात की जाए तो करेला जोन सा है उसको मैरा ज़मीन के अंदर जो दरियाई रकबे हैं उनके अंदर बहुत ही कामयाबी से काश्त किया जा सकता है, लेकिन जो ज़रा कलराठे रकबे हैं वहाँ पे ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता। जो पक्के वट की ज़मीनें हैं, थोड़ी सी सख्त ज़मीनें हैं, वहाँ पे भी इसको काश्त किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एक तो आप रूढ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, दूसरा गोडियाँ जो सी हैं वो हर पानी के ऊपर अगर आप करवाते रहेंगे तो करेला इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अब इसको हम लगाने के तरीक़ों के बारे में अगर बात कर लें, टाइम भी हो गया, ज़मीन आपको कौन सी चाहिए, पानी इसको हमेशा मीठा चाहिए होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका नहरी पानी हो, ज़मीनी पानी भी हो तो वो मीठा हो, या अगर वो हल्का सा खारा है तो आप उसके अंदर नहरी पानी को मिक्स करके लगाएं तो वो इंशाल्लाह आपको अच्छी फसल दे सकता है। लगाने के तरीक़ों के हवाले से बात करें तो इसको 2 तरीक़ों से लगाया जाता है बेसिकली। एक तो ये कि आप तकरीबन 8 से 10 फुट का बेड बनाएं, पानी की खाली की दोनों साइडों के ऊपर, जैसे आपने कद्दू या तोरी लगा हुआ देखा होगा, वीडियो में भी आप देख रहे हैं, तो इसी तरह से आप करेला लगा दें। पौधे से पौधा फासला जो है वो 1 से 1.5 से 2 फुट रखें और ज़मीन के ऊपर इसको छोड़ दें। ये फसल अच्छी रहती है लेकिन इसका जो लाइफ है वो कम है, इसके जो दिन है वो कम है, इसको बीमारी बहुत जल्दी आती है और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। दूसरा तरीका है ये टनल के अंदर लगाने का। इसके अंदर हमने 4 लाइनें लगाई हुई हैं, 2 लाइनें ये हैं जो आपको नज़र आ रही हैं और 2 लाइनें जो सी हैं वो बाहर वाली साइड हैं। तो ये टोटल 4 लाइनें जो सी हैं वो हम टनल के अंदर लगाते हैं। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। मैंने नवंबर का लगाया हुआ करेला अगस्त तक चलाया और आप ये देख लें कि ये पूरे साल की रोटेशन बन जाती है। अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर 2 महीने होते हैं आपको अगली क्रॉप की तैयारी के लिए, और फिर आप दोबारा से करेला या खीरा जो सा वो उसके अंदर लगा सकते हैं। ये बहुत लंबी क्रॉप चलती है। इसकी पैदावार जो सी होती है वो 1 एकड़ की 400 शॉपर, इससे ऊपर भी जा सकती है, इससे नीचे भी आ सकती है, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कैसी है। तो 400 शॉपर जो सी है वो हर चौथे दिन इसकी पिकिंग होती है। शुरू के अंदर पिकिंग थोड़ी सी कम होती है, उसके बाद ये पीक पे जाना शुरू होता है और फिर ये बेहिसाब टूटता है। अब हम अगर इसके मसाइल के बारे में बात कर लेना तो करेले का जो सबसे बड़ा मसला होता है डाउनी और पाउडरी के अलावा वो फ्रूट फ्लाई है। फ्रूट फ्लाई क्या करती है, वो आपके करेले के अंदर डंग मारेगी, अपने बच्चे देगी, उसके अंदर सुंडी पैदा होगी, वो करेले को अंदर से खा जाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर आपके 100 बैग की पिकिंग हुई है ना तो उसमें से 70 बैग जो से हैं वो फ्रूट फ्लाई ख़राब कर देती है और 30 बैग जो से हैं वो आप मार्केट के अंदर लेकर जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि लोग स्प्रे के अंदर कोताही करते हैं या एक ही किस्म का स्प्रे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट फ्लाई के अंदर उस स्प्रे के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और वो फिर आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। तो इसलिए फ्रूट फ्लाई से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपको फ्रूट फ्लाई नज़र आ रही है या आपको नज़र नहीं आ रही, आप चौथे 5वें दिन स्प्रे रिपीट करते रहें, स्प्रे को हमेशा चेंज करते रहें। इसमें जो हम 3 स्प्रेज रिकमेंड करते हैं वो ICI की डिप्टेक्स रिकमेंड करते हैं, स्वात एग्रो की डैनाडेम रिकमेंड करते हैं, तारा ग्रुप की कटलस रिकमेंड करते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट आपको आयर फार्म के ऊपर अवेलेबल हैं, आयर फार्म की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो इन स्प्रेज को अगर आप रेगुलरली करते रहते हैं तो आपकी क्रॉप जो सी है वो 100% इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वैरायटी है ना
इसके अंदर मेल जो नर फूल है वो बहुत ज़्यादा कम है, मादा फूल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मक्खियाँ चाह के भी हर फूल की पॉलिनेशन नहीं कर पा रही हैं, तब ये करेला जो है ना वो पीला पड़ रहा है। वरना फ्रूट फ्लाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल हमें कोई भी करेला डैमेज नज़र नहीं आया। उसकी रीज़न यही है कि हमें फ्रूट फ्लाई नज़र आ रही है नहीं नज़र आ रही है, हम उसके स्प्रेज़ करते जा रहे हैं और ये काफ़ी सेफ़ स्प्रेज़ हैं, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं इनकी वजह से होता। अगली चीज़ आ जाती है कि आपको अपने करेले की प्रोडक्शन को मेंटेन कैसे करना है। याद रखें, मैं हमेशा ज़िम्मेदारों को उनकी लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, आपने गाय रखी हुई है ना, तो जो गाय 20 से 30 लीटर दूध दे रही है उसका वंडा अलग होता है, जो गाय 8 से 10 लीटर दूध दे रही है उसका वंडा अलग होता है। तो जब आपकी क्रॉप करेले की इतनी हेल्दी है कि वो आपको 400-500 शॉपर हर चौथे दिन दे रही है, तो यकीन करें उसका बहुत ज़ोर लग रहा है और वो ताकत उसको ज़मीन से मिल रही है, खादों के ज़रिए से ही मिल रही है। अब अगर आप उससे पैदावार लेते जा रहे हैं, उसको खाद नहीं दे पा रहे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्शन जो सी है वो डाउन करता चला जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो सी होती है कि आप जब तुड़ाई करें, अच्छी पिकिंग लें, तो फ़ौरन उसको टका के खुराक दें, अच्छे से अच्छी खुराक दें, और उसमें नाइट्रोफास वगैरह और इस किस्म की खुराक तो आप यूज़ कर ही रहे हैं। उसके अलावा अब बहुत सारे अच्छे कॉम्बिनेशंस आ चुके हैं कि जिसके अंदर पौधे की ज़रूरत की एक माइक्रो न्यूट्रेंट हो या मैक्रो न्यूट्रेंट हो, सारे का एक ब्लेंड होता है, एक मिक्सर होता है। वो अगर आप अपनी क्रॉप्स को देते रहें, हर पानी के ऊपर देते रहें या एक पानी छोड़कर एक पानी पर देते रहें, तो आपकी प्रोडक्शन मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम बाज़ औक़ात बेल वाली फसलों के अंदर ख़ासतौर पे मैंने ये देखा है कि हम ऐसी खादें देना शुरू कर देते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन देने से आपकी जो बेल है वो लश ग्रीन नज़र आएगी, पौधा बहुत फैला हुआ नज़र आएगा, फल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पौधा या फल दे सकता है या पत्ते दे सकता है। तो भाई हमने कोशिश ये करनी होती है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लेना है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि शुरू में नाइट्रोजनी खादें दें, बाद में ऐसी खादें दें जिनके अंदर बोरान हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, उसके अलावा उसमें फास्फोरस अच्छी मिकदार में हो, पोटाश ज़्यादा अच्छी मिकदार के अंदर हो, फिर ऊपर अमाइनो एसिड्स का स्प्रे हो। फिर ऐसे स्प्रेज भी हम करते हैं जैसे नेफ्थाइल एस्टिक एसिड, जो कि फाइटोफिक्स के नाम से या प्लोनोफिक्स के नाम से आती होती थी, उसके हल्के हल्के से स्प्रेज करते हैं ताकि वो प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ रोके और फ्रूटिंग की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे। तो जो आप अपनी डोजेस दे रहे हैं नीचे से फर्टिलाइज़र वगैरह की, उसमें ध्यान रखें कि आप नाइट्रोजन बेस्ड खुराक ज़्यादा ना दें। बाज़ औक़ात प्लांट जो है ना वो स्टक हो जाता है, नई शाखें नहीं निकाल रहा, उस वक्त हम यूरिया भी दे देते हैं कि प्लांट जो है वो एकदम बूस्ट हो, नई शाखें निकालें, क्योंकि नई शाखों के ऊपर भी फल आ रहा है। लेकिन अगर आपकी शाखें इतनी बढ़ चुकी हैं कि हवा का गुजर भी नहीं हो रहा, तो मक्खियाँ उसकी पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। एक सबसे अहम चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ किसी भी क्रॉप के बारे में, आप लोगों ने ज़मीन की तैयारी के ऊपर किसी भी किस्म का कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ज़मीन की तैयारी अच्छे से अच्छी करें, गीली ज़मीन को कभी तैयार ना करें, ना ही ज़मीन को बिल्कुल खुश्क तैयार करें। नरम वत्तर के अंदर ज़मीन को तैयार करके उसी के अंदर काश करें। उसके बाद गोडियों के ऊपर फोकस करें, फर्टिलाइज़र टाइम के ऊपर दें, स्प्रे शेड्यूल बनाएं। आपको पता होना चाहिए कि मैंने 1 महीना पहले क्या स्प्रे शेड्यूल रखा था, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कौन से स्प्रेज आपको आपकी जेब के ऊपर बोझ नहीं बन रहे और आपकी फसल के ऊपर उनके असरात बहुत ही अच्छे हैं। स्प्रे प्लान करें, फर्टिलाइज़र के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि देखें आजकल ज़मीनों के ठेके 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक चले गए। तो ऐसे में अगर हम 20, 25, 30 हज़ार का फर्टिलाइज़र बचाने की कोशिश के चक्कर में अपनी एक भी पिकिंग मिस कर देते हैं, तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए फर्टिलाइज़र के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और वो फर्टिलाइज़र दें जो मार्केट के अंदर अच्छे हैं। ये बिल्कुल लोकल कंपनीज जो सी हैं उनसे बचें, उनके फर्टिलाइज़र बाज़ औक़ात ठीक होते हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो मैंने अगली चीज़ जो सी है जिसकी वजह से मैंने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हुए देखा कि पिकिंग के अंदर वो फोकस नहीं करते हैं कि मुझे कौन सी चीज़ तोड़नी है और कौन सी चीज़ छोड़नी है। अब ये करेला आपको नज़र आ रहा है ना, ये करेला बिल्कुल तैयार है, इसको तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर उसके साथ मैं ये करेला भी तोड़ लूँगा तो मेरी ये पिकिंग के अंदर शॉपर ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन बाद वाली पिकिंग के अंदर वो मिकदार कम होती चली जाएगी। तो पूरे साइज़ की सब्ज़ी को तोड़ें, उससे इंशाल्लाह आपका जो प्रोडक्शन है, लेवल है, वो मेंटेन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको करेला लगाने के तरीके के बारे में बता दूं। लो टनल यहाँ पे हमारे से रह गया, तो जो लोग लो टनल के अंदर करेला लगाना चाहते हैं, बाद में उसको बांस के ऊपर चढ़ाते हैं, वो लोग आमतौर पे दिसंबर के अंदर करेले की पनीरी शिफ्ट कर देते हैं, मार्च के अंदर उसका शॉपर रिमूव करके बांस लगाते हैं और उस करेले को बांस पे चढ़ा देते हैं। ये भी एक सस्ता और एक अच्छा तरीका है जिसको आप अपना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली करेले को लगाने के तरीका, उसका टाइम, ज़मीन को कवर किया। आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम इसकी बीमारियों के ऊपर भी बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।